हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट लेक्चर में जो जनरल केमिस्ट्री का चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेक्चर है। तो इसमें स्टूडेंट्स अपने क्या करेंगे आज, नामकरण। जैसा कि मैं आपको बेसिक सिखा रहा था ना केमिस्ट्री में, तो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से ही है। यदि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद में इसको देखें ताकि आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स यदि कंटिन्यू बने रहे तो आपको 100% केमिस्ट्री विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने लग जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नामकरण कौन सा है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो किस आधार पर करते हैं, कितनी पत्ती होती है? तो स्टूडेंट्स जनरली मेनली क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स IUPAC ही डायरेक्ट याद करते हैं। परंतु IUPAC के साथ आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो IUPAC के नहीं होते हैं और जिनको कई बार आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना या उन कंपाउंड का नाम आपको ध्यान नहीं होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो पद्धति और भी है नामकरण की। तो कौन कौन सी है जिसको अपनी साधारण भाषा में कह सकते हैं? रूढ़ पत्ती। और एक होती है स्टूडेंट्स क्या, व्युत्पन्न नाम पत्ती, यानी कि डेरिवेटिव्स मेथड भी होता है। और फिर अपनी नामकरण की तीसरी जो इम्पोर्टेंट होती है वो स्टूडेंट्स कौन सी होती है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको IUPAC पत्ती कहते हैं, या ये इसको क्या कहा जाता है? जिनेवा पत्ती, जिनेवा पद्धति भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें। तो चलो बच्चों, आज अपनी बात करेंगे इनमें तीनों के बारे में। यानी ये साधारण नाम रूढ़ नाम पत्ती है, फिर ये व्युत्पन्न है, फिर IUPAC है। तो आज अपने पहले इसी लेक्चर में दो करेंगे, IUPAC एक अलग से करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, रूढ़ पत्ती। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नामकरण का कोई स्टूडेंट्स व्यवस्थित आधार नहीं होता है, यानी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से होता है। यानी कि इसमें नामकरण का कोई व्यवस्थित आधार नहीं है। जैसे कोई कंपाउंड है जिसकी खोज करता है तो खोजकर्ता के अकॉर्डिंग नाम पड़ गया, या उसमें कोई गुण है तो करेक्टर के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का नाम पड़ गया। यानी यहाँ देखें, देखो इसका आधार क्या रहता है? स्रोत, सोर्स, किस सोर्स से प्राप्त हुआ है, या उसका गुण क्या होता है, या उसमें उसकी खोज किसने की है, तो इसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ देखें अपने, देखो सोर्स के अकॉर्डिंग, यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? जिसको सिरका भी अम्ल भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल को स्टूडेंट्स देखो यहाँ, और फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक ये सोर्स क्यों है? क्योंकि एसिटिक अम्ल जैसे अपने इसमें गुण देखा जाए तो ये मीठा होता है, तो इसके कारण स्वीट में खोजा गया था। उसके बाद में फॉर्मिक अम्ल स्टूडेंट्स किस में खोजा गया था? रेड एंट, यानी कि लाल चिंटी में खोजा गया था, लाल चिंटी में। तो ये सोर्स के अकॉर्डिंग हो गया। यानी कि इसमें ग्लूकोज है तो उसमें मीठा गुण होने के कारण उसको गुण के अकॉर्डिंग ग्लूकोज दे दिया, C6H12O6, ठीक है ना। उसी प्रकार अपने बात करते हैं, यदि खोजकर्ता की देखा जाए तो दो अभिकर्मक हैं जिनका नाम सुन रखा होगा। खोजकर्ता कौन सी है? RMGX, यानी कि स्टूडेंट्स RMGX क्या होता है? ग्रीनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, ग्रीनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, RMGX। यानी कि इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसे? मैग्नीशियम से करवाते हैं तो RMGX बनता है। उसी प्रकार फ्रैंकलैंड अभिकर्मक आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम के अकॉर्डिंग पड़ा है तो R2 डाई एल्किल जिंक हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ये रूढ़ पत्ती होती है, इसमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने कौन सी? व्युत्पन्न नाम पत्ती की। इसको भी थोड़ा जान लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूजिंग नहीं होंगे किसके साथ? IUPAC के। उम्मीद करता हूँ कि लगभग बच्चों को IUPAC नामकरण तो वो सीख लेते हैं, परंतु कई बार रिएक्शन में जब क्वेश्चन मिलता है तो उनमें इस प्रकार के व्युत्पन्न नाम दे दिए जाते हैं, जहाँ से स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं होता है और IUPAC दिया नहीं हुआ होता है।
इस कारण गलत हो जाता है। तो अपने पहले यदि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया तो मानिए कि आप रिएक्शन में कोई जो इस प्रकार के नेमिंग मिलेंगे ना व्युत्पन्न नाम पद्धति से, तो उसको आप IUPAC में कन्वर्ट करके नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स व्युत्पन्न नाम पद्धति में देखो संरचना के आधार पर दिया है, तो उसमें संरचना के आधार पर ये एक सिमिलर टाइप रहता है IUPAC से, परंतु कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, वो मैं आपको नोट्स बना देता हूँ। यानी कि यहाँ देखिए संरचना के आधार पर जैसे IUPAC में भी तो कहते हैं ना 1 कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बन 1 को मेथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट, कार्बन 5 को क्या कहते हैं, पेंट, कार्बन 6 को यहाँ पर अपने पास हेक्स, कार्बन 7 को अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हेप्ट, कार्बन 8 को ऑक्ट, कार्बन 9 को नॉन और कार्बन 10 को डेक। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। तो आपको कार्बन 10 तक याद करना होगा, यानी एक को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हो जाएगा ना याद। चलो ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें ये तो सेम IUPAC वाले हैं, तो इसमें चेंज कहाँ हुआ। तो स्टूडेंट्स अभी चेंज होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना। अब यहाँ देखो इसमें क्या रहता है, इसमें श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 या 4 से अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा किसका प्रयोग हो जाता है, समावयवियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइसोमर होता है ना। आइसोमर क्या होता है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र या यूं कहें कि अणु भार समान हो और उनका स्ट्रक्चरल संरचना डिफरेंट हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो उसी चीज़ को स्टूडेंट्स यहाँ क्या नाम दिया होता है, कई बार स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं होता है, यानी कि ये एन क्या है, आइसो क्या होता है, नियो। तो यहाँ इसमें इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स एन का अर्थ है नॉन ब्रांच्ड, यानी कि अशाखित कोई श्रृंखला होती है। एन कब लगाते हैं, जब अशाखित श्रृंखला हो, यानी कोई श्रृंखला जो दी है उसमें शाखा ना हो। ठीक है ना, उसके लिए एन लगाते हैं। आइसो यानी कि एक ब्रांच होगा, 1 ब्रांच, और यहाँ नियो जिसमें 2 ब्रांच होता है, द्विशाखित। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने पास देखो प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कि आइसो का सर प्रयोग कहाँ होता है, नियो का प्रयोग कहाँ होता है, या स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो आपके जो दिमाग का क्वेश्चन है, तो यहाँ देखें, यदि संरचना में सेकंड लास्ट कार्बन क्या दिया है कि कोई स्ट्रक्चर है उसका सेकंड लास्ट कार्बन होता है, उस पर यदि आपको क्या एक मेथिल समूह है यानी कि प्रतिस्थापी ग्रुप मिलता है, प्रतिस्थापी ग्रुप मिलता है, तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, आइसो का करेंगे। और यदि स्टूडेंट्स यहाँ संरचना में सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 लग जाए, 2 मेथिल ग्रुप लग जाए, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, फिर नियो कहेंगे। चलो यहाँ पर एक बार अपने किसका बात करते हैं, आइसो का समझाता हूँ। यानी कि जैसे कि आपको कोई ये इस प्रकार का कंपाउंड मिल गया, सर ये कौन सा कंपाउंड है, या ये ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इस प्रकार रहता है। और यहाँ कार्बन जो है वो अपने पास 4 संयोजकता होती है, तो ये खुद कंप्लीट कर लेगा। यानी कि देखो कार्बन ने एक तो ये बंद बना रखा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, यहाँ भी 3 बना लिए, और यहाँ भी इसने CH3 लगा दिया। अब 3 ये है तो यहाँ पर एक H लग गया, तो इसका यदि देखा जाए तो इस प्रकार का होता है। अब इसका नामकरण होगा। नामकरण स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिए, एक बार आप यहाँ क्या आइसो का कंसेप्ट समझिए। किसका, आइसो का। यानी कि यहाँ देखो CH3 CH CH ये है, तो यहाँ देखो मान लीजिए आपने काउंटिंग कहाँ से कर दिया, 1 2 3। आप कहोगे नहीं सर हम तो यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी कि ये आपका, यानी ये आपने कोई श्रृंखला दी है,
और इस श्रृंखला में सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? देखो लास्ट कौन सा है? 3 नंबर, सेकंड लास्ट आपका ये हुआ, इस पर मेथिल ग्रुप है, तो इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? आइसो कहेंगे। अब यहाँ आइसो तो है, इसमें बात ये है कि IUPAC में यदि नामकरण किया जाता तो यहाँ क्या हो जाता? यहाँ हो जाता 2 मिथाइल प्रोपेन, परंतु यहाँ स्टूडेंट्स आइसो दे दिया तो इसमें चारों कार्बन को काउंट करना होगा, यानी कि ये आइसो है, सब में सिंगल बॉन्ड है और इसका नामकरण क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। इसका स्टूडेंट्स नाम क्या हो जाएगा? आइसो, नंबर ऑफ कार्बन चारों के काउंटिंग करना है, आइसोब्यूटेन। ठीक है सर, ये है ना? हाँ ये है। तो इस प्रकार कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको हो सकता है कि कोई समायोजकता आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, और आपको दे दिया एग्जामिनर ने कि निम्नलिखित में से समायव है आइसोब्यूटेन, वह कौन सा हो सकता है? उसने दे दिया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में क्या हैं? सेम है ना, यानी कि ये आपस में समायोजक है, सेम स्ट्रक्चर है। तो इसमें यहाँ तो प्रोपेन है, यहाँ ब्यूटेन है, तो यहाँ जो कंसेप्ट है तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब यदि इसका ओपन स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ देखें, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ CH3 हो गया, ये CH3 हो गया यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ पर अपने पास हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। यदि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल यानी कि 2 मेथिल समूह उपस्थित हो तो स्टूडेंट्स उसको कहेंगे क्या? नियो। उसको यानी कि प्रयोग किसका होगा? नियो का होगा। किसका? नियो का। अब यहाँ देखो श्रृंखला, यानी कि यहाँ मान लीजिए आपने काउंटिंग दिया 1 2 3, नहीं सर हम यहाँ से नहीं देंगे, चलो मान लीजिए आपने दिया यहाँ से 1 2 3, कहीं से दे लीजिए। मान लीजिए आपने ये श्रृंखला सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर जो सेकंड लास्ट कार्बन आपका 2 नंबर ही काउंट हुआ है ना, उस पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं 1 और 2, तो इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? नियो कहेंगे। और इसमें खास बात यह है कि सभी कार्बन क्या काउंट होंगे उसके अकॉर्डिंग नामकरण होगा। तो यहाँ आपने नामकरण में क्या दिया? नियो। और कार्बन कितनी है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा? नियोपेंटेन। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया ना, नियोपेंटेन। तो इस प्रकार होता है, यानी कि यूं कहें कि जब 2 शाखा हो तो उस चीज़ को नियो की संरचना दी जाती है, 1 ब्रांच हो और सेकंड लास्ट पर हो, सेकंड लास्ट कार्बन पर हो तो उसको आइसो, और अन्यथा यदि मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 कार्बन की कोई श्रृंखला है और अनब्रांच्ड है यानी कि बिना शाखा है, तो इसको क्या कहेंगे? नियोपेंटेन कहेंगे, यानी सॉरी नियो नहीं एन पेंटेन कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ। तो ये इसका थोड़ा सा आपको 3D डायग्राम बताया है, यानी कि यहाँ से, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि आइसो नियो का कंसेप्ट क्या रहता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यानी कि देखो इन ये पत्ती है ना व्युत्पन्न नाम पत्ती, इसमें कन्फ्यूजिंग कहाँ होती है? अब एल्केन में तो आपको बता दिया एन आइसो नियो का, यहाँ एल्कीन का नामकरण है। एल्कीन में स्टूडेंट्स देखो अपने पास फर्स्ट सहजात क्या था, यानी कि इस पत्ती में इन IUPAC है, तो IUPAC में इन का प्रयोग किया जाता है ना, इन का, और यहाँ इसमें क्या लगाया जाएगा? लीन लगाया जाएगा, इन के स्थान पर लीन लगाया जाएगा। चलो देखते हैं, यानी इन के स्थान पर क्या हुआ? लीन। अब बात करते हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट्स अपने पास ये क्या है? 2 कार्बन एथ और डबल बॉन्ड है इसमें इन, लगना क्या था? इन IUPAC के अकॉर्डिंग तो इसका नामकरण क्या होगा? एथीन, एथ इन, परंतु यहाँ देखो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा? एथिलीन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में
कि एथिलीन किससे बनेगा, क्योंकि एथिलीन वो उनको नामकरण में पढ़ा नहीं होता, डायरेक्ट IUPAC से पढ़ते हैं वो, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एल्काइन में, और 3 स्टार देता हूँ, कभी भी गलती मत करना स्टूडेंट्स, क्योंकि एल्काइन में IUPAC में क्या लगता है, आयन लगता है, और आयन के स्थान पर आपको इस पद्धति में क्या लगाना होगा, इन लगाना होगा, यानी कि यहाँ लीन, तो इसमें एसिटिलीन के आधार पर नामकरण करते हैं, इसीलिए 4 स्टार दिया है स्टूडेंट्स, इसको भूलना मत, यानी कि एसिटिलीन के आधार पर ही नामकरण करेंगे, जो आपका आयन ग्रुप है उसको एसिटिलीन ही कहना। देखो यहाँ ये ग्रुप क्या होता है, आपका एथाइन होता है ना, एथाइन को 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, और यहाँ लीन का प्रयोग करना होगा तो एसिटिलीन हो गया। यानी अब देखो यहाँ इथाइन है दिया है, एन एल्काइन है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, आप अब व्युत्पन्न नामपत्ति पढ़ रहे हो तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे। और जब हाइड्रोजन हटकर कोई नया ग्रुप लग जाता है आर, तो वहाँ क्या हो जाएगा, मेथिल एसिटिलीन नामकरण हो जाएगा। यदि यहाँ इस H के स्थान पर R लगा दिया जाए तो डाई मेथिल एसिटिलीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ एल्कीन में क्या करना था, अपने को इन के स्थान पर लीन लगना था, तो एथिलीन और यहाँ एसिटिलीन। कहने का अर्थ ये है कि आपको व्युत्पन्न नामपत्ति में एल्काइन का नाम एसिटिलीन के अकॉर्डिंग ही करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये हो गया अपने पास। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कौन सा, हाइड्रोकार्बन के मूलकों का नामकरण। सर ये मूलक क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल, यानी कि आपने फ्री रेडिकल मुक्त मूलक पढ़ा होगा ना। हाँ सर पढ़ा है। एल्केन का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है कि एल्केन कौन सी देती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ तो स्टूडेंट्स इसमें एक हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का ये साधारण नामपत्ति है, तो इसमें एक सिंपल सिस्टम रहता है। यानी कि देखो मूलक किन को कहेंगे, इसमें मूलक और क्रियात्मक समूह है, यानी कि रेडिकल और आपका फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नामकरण किया जाता है। अब यहाँ आप कहोगे कि सर यहाँ मूलक या रेडिकल ये होता क्या है, यानी कि देखो स्टूडेंट्स कोई आपको दिया परमाणु और उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो उसके बाद में जो कंपाउंड बचता है उस चीज़ को क्या कहेंगे, मूलक कहेंगे। और वहाँ जो एक हाइड्रोजन अपने रिमूव किया उस स्थान पर कोई नया फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह जुड़कर क्या यौगिक का नया नामकरण बना देते हैं। देखो यानी कि परमाणु का समूह जिस पर मुक्त मूलक संयोजकता हो, मुक्त संयोजकता होती है, इस पर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़कर नए यौगिक का निर्माण कर सकता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडिकल कहते हैं। ठीक है ना सर, ये हमारे को समझ में नहीं आया, अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कई बार जेट ICR BHO में सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर फोकस करना। यहाँ देखो मेथेन, अब आप कहोगे सर मेथेन तो यानी एटम है, तो इसमें क्या होगा, CH4 होगा। CH4 होता है ना स्ट्रक्चर, एक कार्बन को मेथ और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन। चलो यहाँ CH4 है, तो स्टूडेंट्स अब इसमें बात करते हैं रेडिकल की। तो रेडिकल कब बनेगा, जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, इसमें से क्या एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ जो बचेगा तो वो अब एन नहीं बचेगा, वो कौन सा ग्रुप बचेगा, देखो यहाँ मेथेन है, यहाँ मिथाइल हो जाएगा, यानी कि CH3 हो गया आपके पास, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा।
फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, यानी कि मान लीजिए आपने एल्कोहल ऐड कर दिया तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। IUPAC नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि सर इसका तो मेथेनॉल होना था, यहाँ एक बार IUPAC नहीं चल रही है, यहाँ ध्यान रखें। यहाँ एक कार्बन है यानी कि यहाँ मिथाइल है, इसका नामकरण किसके अकॉर्डिंग होगा, मेथिल यानी मिथाइल, मिथाइल और यानी ये दिया एल्कोहल, तो यानी इसका नामकरण क्या हुआ, मिथाइल एल्कोहल हुआ। अब दूसरा देखते हैं, यानी ये तो फर्स्ट सहजात है एल्केन का। अब बात करते हैं यानी दूसरा सहजात, सर दूसरा यानी कि एथेन। एथेन स्टूडेंट्स क्या होता है, एथेन की स्ट्रक्चर देखो CH3 CH3, ठीक है ना, इस चीज़ को क्या कहेंगे, एथेन कहते हैं, एथेन कहते हैं। अब यदि यहाँ से कार्बन हटाओ, चाहे यहाँ से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, चाहे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, नामकरण में कोई चेंज नहीं होगा ना। यानी देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से क्या एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ग्रुप बना क्या मेरे पास, ग्रुप बना CH3 CH2। अब जो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है यहीं तो फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा। तो स्टूडेंट्स देखो नामकरण, मान लीजिए आपने एल्कोहल का दोबारा एग्जांपल लिया तो यहाँ क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि सर मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा हाइड्रोजन, मैं तो यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यदि यहाँ से हटता है तो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH2 CH3 और यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। तो नामकरण में तो कोई चेंज नहीं है ना, यानी आपने OH यहाँ लगाया तो हुआ क्या, इथाइल एल्कोहल ही होगा, क्योंकि नामकरण यहाँ से क्रियात्मक समूह से होता है, जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से नामकरण चेंज नहीं है, तो ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ एथेन का भी आपके पास एक ही मूलक है, मेथेन का भी क्या है, एक ही मूलक था। अब बात करते हैं सर यहाँ देखो नोट इन के नामकरण में एन आइसो नियो का या टर्सरी का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई अपने पास सेकंड कार्बन पर मेथिल समूह ही नहीं है ना, तो इसलिए इनके नामकरण में कोई एन आइसो और नियो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोपेन। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, कार्बन 3 प्रोपेन, यहाँ देखो कार्बन 3 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो अपनी कहाँ से हटा सकते हैं, मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊँ या चाहे यहाँ से रिलीव करें, तो नाम में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, परंतु दूसरा केस यहाँ बनता है कि यहाँ से हटाएं तो स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाएगा, यानी नामकरण में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मान लीजिए आपने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ अपने पास यहाँ से हटाते हैं तो CH3 CH2 CH2 यहाँ आपके पास फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लग गया, यानी यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब यदि आप यहाँ से हटा रहे हो उसी जगह को चाहे यहाँ से हटाओ, नाम में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हटाए वो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ से नामकरण स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ क्या हुआ, प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन प्रोपेन था, उसको प्रोपाइल करना होगा एल्कोहल, इसमें नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल, या एन प्रोपिल लिख सकते हैं, एन प्रोपिल एल्कोहल कई बार दिया जाता है ना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। परंतु स्टूडेंट्स अभी यहाँ से हटा दिया या यहाँ से हटा दिया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हटाते हैं तो सेकंड केस बन जाता है, यानी कि नामकरण में चेंज हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हटा दिया तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ क्या जुड़ा, फंक्शनल ग्रुप। अब यदि यहाँ एल्कोहल जुड़ता है तो यहाँ क्या हो जाएगा,
यानी कि ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। सेकंड लास्ट कार्बन पर आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है या प्रतिस्थापी समूह है, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब यही बात देखो, यदि बात करते हैं तो यहाँ तो आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, नाम में 1 डिग्री एल्कोहल है ना, यहाँ देखें तो कितने डिग्री है, यानी कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से, 2 से, तो यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल है। बस इस प्रकार नाम में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ देखो, अब यहाँ कितने आपके पास मूलक बन गए, 2। अब यहाँ आपको इस प्रकार याद करना है कि प्रोपेन का कितने मूलक होती हैं। कई बार आपको इस प्रकार दिया जाता है एग्जाम्पल जेट में कि C3 यहाँ H8 के मूलक होते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइम नहीं है आपके पास, जो प्रैक्टिस करनी है अभी यहीं रूम पर करनी है। यहाँ देखो, यहाँ 2 आपके पास रेडिकल हो जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 4। सर इसमें तो हम ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि एक बार तो सर यहाँ से हटाएंगे, एक बार यहाँ से हटाएंगे, तो नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा केस स्टूडेंट्स यहाँ से बनेगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर लगाओ, चाहे यहाँ से हटाओ, तो यहाँ स्टूडेंट्स कितने, 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 2 केस बनेंगे। एक तो आपके पास यहाँ हो गया फंक्शनल ग्रुप लगेगा, चाहे यहाँ से फर्स्ट केस सेम ही है, फर्स्ट केस यहाँ से सेम ही होगा। दूसरा स्टूडेंट्स, चाहे यहाँ से सेकंड केस हटाओ, चाहे यहाँ से हटाओ, तो यहाँ मैंने चलो यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो इसमें 2 हो गए। तो ब्यूटेन के, सर ब्यूटेन के भी तो 2 मूलक होंगे क्या स्टूडेंट्स। यहाँ देखो, अब ब्यूटेन ये बोल रहा है कि यहाँ N ब्यूटेन दिया है, यानी 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 4 10, C4H10 की कोई स्ट्रक्चर और बना सकता हूँ क्या मैं, और बना सकता हूँ सर। हाँ बना सकते हो, इसमें एक मेथिल को यहाँ ले आओ, इस प्रकार बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखनी, N ब्यूटेन के भी आपके पास 2 मूलक मिल गए हैं। अब बात करते हैं इसको क्या कहेंगे, सर इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटेन। इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। हाँ सेकंड लास्ट कार्बन पर है ना, 1 2 3, चाहे 1 2 3 करो, 2 पर क्या है आपके पास प्रतिस्थापी ग्रुप है, तो इसका नामकरण इस पद्धति में क्या हो रहा है, आइसोब्यूटेन हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यदि हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, यानी कि मूलक बनाने के लिए, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, चाहे यहाँ से हटाएं, नामकरण में कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, ठीक है। और यदि बात करते हैं फिर यहाँ से हटा देते हैं, तो नाम में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से हटा रहे हैं, सिंपल बता देता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर यदि अपने फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो स्टूडेंट्स 1 डिग्री ही मिलेगा आपको, 1 डिग्री मिल गया। परंतु यहाँ से यदि अपने हाइड्रोजन हटाकर करते हैं तो यहाँ से टर्सरी यानी कि 3 डिग्री मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर मैंने अल्कोहल लगाया, तो ये अल्कोहल कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 3 डिग्री हो जाएगा। बस इसी प्रकार आपको करना है। यहाँ अब आप कहोगे कि सर ब्यूटेन के कितने मूलक होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आ गया C4H10, ब्यूटेन के कितने समावयव, कितने समावयव व मूलक होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ब्यूटेन के तो 2 तो समावयव होते हैं, ठीक है ना, 2 समावयव हैं, और मूलक स्टूडेंट्स कितने होते हैं, मूलक हो गया आपके पास 4, ठीक है ना, 4 हो गए। बस इसी प्रकार याद करना है। सर एक एग्जांपल और करवा दो। हाँ पेंटेन का, पेंटेन से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस इतना ही पूछते हैं 5 कार्बन तक। यानी कि पेंटेन क्या होगा आपके पास,
C5H12 होगा ना, हाँ, यानी ये पेंटेन है। अब इसको क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें शाखा नहीं है ना सर, इसको एन पेंटेन कहेंगे। बस शाखा नहीं है तो इसको नॉन ब्रांच्ड है तो एन, नॉन ब्रांच के लिए लगता है एन, अशाखा के लिए एन पेंटेन। अब बात करते हैं यहाँ 5 कार्बन। सर यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, कोई नाम में डिफरेंस नहीं आएगा, हाँ हटा सकते हैं। तो आपके पास एक मूलक तो ये बन सकता है। अब दूसरा बी नंबर, इसी केस में सेम है और इसी केस में सेम है, तो 2 मूलक ये बन सकते हैं। और यहाँ से सर हटाएंगे तो हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइमरी 1 डिग्री मिल रहा है, यहाँ से सेकेंडरी मिलेगा आपको, यहाँ से टर्सरी मिल जाएगा, तृतीयक। जो भी कंपाउंड मिलेगा, नया क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मूलक कितने मिले हैं स्टूडेंट्स? अब आप कहोगे सर यहाँ से मूलक मिल गए हमारे को कितने? 3, यानी कि रेडिकल 3 मिल गए। अब 3 तो यहाँ से मिल गए। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसी स्ट्रक्चर का कोई समावयव और बना सकते हैं क्या एन पेंटेन का? अब आप कहोगे सर आइसो बना सकते हैं। देखें आइसो यानी कि 1 2 3 4 5, और आइसो के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन पर, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो भी संरचना है उसमें इस प्रकार का आपको मिलता है। एक ब्रांच मिला है तो इसमें 4 और 1 5, तो इसको क्या कहेंगे? आइसो पेंटेन कहेंगे। हाँ सर आइसो पेंटेन कहेंगे। परंतु स्टूडेंट्स यही बात IUPAC में होती है, तो यहाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाता है, यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं सर, बताओ स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस पर कि कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन हटाएं ताकि मूलक मिल जाएं, यानी कि रेडिकल मिल जाएं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएंगे तो सेम ही रहेगा। गलती कर दी, यहाँ सेम नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ देखें, यहाँ से आप नंबरिंग देते हो 1 2 3 4, यहाँ से देते हो 1 2 3 4, तो यहाँ से हटा सकते हो ना, तो आपका सेम ही नामकरण रहेगा। यहाँ से हटाएंगे तो नंबरिंग में नाम चेंज हो जाएगा, यानी आपने यहाँ से H हटाया और यहाँ से लगा दिया तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि 1 2 3 4, तो यहाँ तो 3 मिथाइल फिर ब्यूटेनॉल हो जाएगा ना। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ से सेकेंड लास्ट पर है, तभी तो ये आइसो हो गया, तभी तो ये आइसो हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सर कहाँ कहाँ से हटेंगे? तो यहाँ से 1 नंबर और 1 नंबर केस पर सेम नाम रहेगा, यहाँ से हटेगा तो नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ से हटेगा तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो नाम चेंज हो जाएगा। यानी कि इसमें कहने का अर्थ सर 4 मूलक मिलेंगे। हाँ 4 मूलक प्राप्त होंगे, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ कौन कौन सा प्राइमरी मिल रहा है, यहाँ पर भी आपके पास फिर नाम चेंज हो गया, तो यानी कि यहाँ से दूसरा नया केस बन गया। यहाँ से करते हैं तो सेकेंडरी और यहाँ से करते हैं तो टर्सरी, यहाँ सेकेंडरी यहाँ टर्सरी, यहाँ फिर नेमिंग में चेंज हो जाता है, और यहाँ से करते हैं तो यहाँ अपने पास फर्स्ट केस रहता है। तो यहाँ 4 मूलक मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका कहेंगे कि सर आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन के स्टूडेंट्स कितने थे? एन पेंटेन के थे अपने पास 3 और आइसो के थे 4 7। और यहाँ देखो सर यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं तो नाम में चेंज कहाँ से होगा? यहाँ स्टूडेंट्स आप बताओ कि सर यहाँ से हटाएंगे तो 1 केस, यहाँ से 2 केस, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ऐसा नहीं है। यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ हाइड्रोजन, यहाँ से हटाओ, सब में सेम ही बन रहा है ना। यानी आप कहोगे कि सर यहाँ से हटाकर बताएं तो 1 2 3 4 यहाँ CH2 हो जाएगा। वही कंडीशन यदि यहाँ से हटा रहे हो तो यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी तो CH2 हो जाएगा ना, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, नाम में कोई चेंज नहीं है, तो इसका बनेगा 1 मूलक।
अब यूं कहें दोबारा, कहने का अर्थ ये है कि अब आपको ध्यान रखना है पेंटेन। तो पेंटेन का समावयव कितनी है? समावयव होते हैं तीन समावयव। आइसोमर कितने हुए? 3। एन पेंटेन, आइसो और स्टूडेंट्स नियो। हो गया ना। एन के अपने पास 3 रेडिकल हैं। रेडिकल कितने हुए? 3। आइसो के 4 और नियो के 1। तो टोटल कितनी? 8। यानी अब आप कहोगे C5H12 के कितने मूलक होती हैं स्टूडेंट्स? 8 मूलक होते हैं। इस लेक्चर का ये सारांश है। यानी प्रोपेन के 2 मूलक हैं, ब्यूटेन के 4 मूलक हैं और पेंटेन के स्टूडेंट्स 8 मूलक होते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ पेंटेन के 8 रेडिकल हो गए हैं। अब नियोपेंटेन समापन। अब बात करते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन के साधारण नाम। तो सर ये क्या चल रहे थे? यानी कि ये व्युत्पन्न नाम में चल रहे थे। अब थोड़ा सा इसमें सिस्टम बता देता हूँ कि नामकरण किसके अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि इसमें केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में यहाँ देखो सिस्टम फर्स्ट रहेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा इंडिकेट दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे टॉपिक में। केस सेकंड में 2 सिस्टम लगते हैं, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। यानी कि केस सेकंड पढ़ेंगे उसमें क्रियात्मक समूह में पढ़ेंगे और इस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे कि जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता है इसमें उनका जिनमें क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट है ना, सिस्टम फर्स्ट में केस फर्स्ट है। तो इसमें देखो यहाँ सिस्टम फर्स्ट हुआ। सिस्टम फर्स्ट में सर नामकरण कहाँ से करेंगे? तो नामकरण स्टूडेंट्स अपने करते हैं कहाँ से? पूर्व लगन और अनुलगन। यानी कि पूर्व लगन प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यहाँ से स्टूडेंट्स कहाँ से आएगा? जो मैंने आपको मूलक बताया है, यानी कि कहाँ से? रेडिकल से, मूलक से होगा। अनुलगन यानी कि सफिक्स। सफिक्स स्टूडेंट्स कहाँ से लगता है? जहाँ से अपने पास क्या? क्रियात्मक समूह। जो मैंने आपको बताया था कि इस मूलक में कौन सा क्रियात्मक समूह ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नामकरण हो जाएगा। तो यानी कि क्रियात्मक समूह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टूडेंट्स एल्केन का। एल्केन में तो आपको वैसे मैंने बता रखे हैं, यानी कि कौन से? मेथेन, ठीक है, हो गया सेम ही काम है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ एथेन, फिर यहाँ से प्रोपेन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन हटाऊंगी तो नामकरण उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स इसका नाम अब आप बताओ क्या होगा। यदि IUPAC में हो जाता है ना तो IUPAC में तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, परंतु यहाँ इस पत्ती में कौन सा नामकरण है? आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। बस यही तो काम है। अब सर एल्कीन में स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था? इन के स्थान पर लीन लगाना होगा, यानी कि इसका नामकरण क्या है? एथिलीन। 2 कार्बन एथ, लीन लगाना है इन के स्थान पर तो एथिलीन। यहाँ अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या? इस H को रिमूव कर, एक H को हटाया और CH3 लगा दिया। तो यहाँ देखो CH3 यानी कि प्रोपिलीन, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ इसका नाम आइसोब्यूटिलीन। तो कई बार बच्चों को ये स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है कि सर आइसोब्यूटिलीन कैसे लिखें। तो यहाँ ब्यूटीन का अर्थ हो गया नंबर ऑफ कार्बन 4, लीन लग गया तो यूँ समझो कि ये व्युत्पन्न नाम पत्ती में नामकरण दिया है। और यहाँ आइसो का अर्थ ये हुआ कि आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी 1 ब्रांच की, ठीक है ना। वैसे इसका नाम किया जाता तो यहाँ क्या होता? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। IUPAC में तो ये हो जाता, यानी कि आप नंबरिंग यहाँ से करते और इस प्रकार 1 2 3, तो 2 पर क्या प्रतिस्थापित रूप है? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ऐसे हो जाता है ना। हाँ, वो भी सिखा दूंगा। एल्काइन, सर एल्काइन में आपने बताया था कि एसिटिलीन के आधार पर नामकरण होगा। हाँ, सही है आपकी, यानी कि इस ग्रुप को आपको एथाइन को क्या
आज ही दिमाग में सेट कर लेना कि एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस ग्रुप को चेंज नहीं करना है, बस ये तो एसिटिलीन ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से ही हाइड्रोजन हटाया, इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा दिया, मेथिल, तो मिथाइल एसिटिलीन, यानी ये ग्रुप आपका एसिटिलीन है। ठीक है, इस प्रकार नामकरण हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ, सर ये विनाइल एसिटिलीन क्या होता है, यानी कि स्टूडेंट्स अब देखो ये ग्रुप है ना, इसका एक कंबाइन नाम दिया जाता है क्या, विनाइल, और इस ग्रुप को आपको ध्यान है कि एसिटिलीन कहते हैं। तो यहाँ से आज अब नया टर्म याद करना कि CH2 डबल बॉन्ड CH यदि ये जुड़ा है तो इसको कंबाइन रूप से विनाइल नाम भी दिया जाता है। ठीक है ना। और यदि बात करते हैं सेम IUPAC में ध्यान रखना, यदि IUPAC में ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सेम कार्बन पर हो, क्योंकि यानी यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 नंबर, यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 नंबर पर आ रहा है, तो काउंटिंग यहाँ से प्रायोरिटी यहाँ से देने होगी, डबल बॉन्ड उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। यानी IUPAC में नाम इसका देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ब्यूट, ब्यूट है, और प्रायोरिटी इसको देंगे तो यानी कि ब्यूट 3 आइन, क्योंकि ये पहला लिखा जाएगा 3 पर है ना, ब्यूट 3 आइन 1 इन, तो इस प्रकार नाम बन जाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहाँ केस सेकंड, फर्स्ट में बता दिया केस फर्स्ट, सिस्टम फर्स्ट हो गया, केस सेकंड, केस सेकंड में नामकरण किन का कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम फर्स्ट में किन का करेंगे, क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता, इन के में क्या क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होंगे। देखो सिस्टम सेकंड में नामकरण किन का करेंगे, जिनमें क्रियात्मक समूह में क्या होता है, कार्बन होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, उनका नामकरण भी करते हैं। किस आधार पर करते हैं। अब यहाँ देखो सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम फर्स्ट में स्टूडेंट्स कौन से, मैंने आपको बताया ना कि जी क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होंगे, उनका नामकरण होगा। यहाँ से बात करते हैं तो अपने पास देखो पूर्व लगन, अनुलगन, पूर्व लगन कहाँ से आएगा, आपके पास फ्री रेडिकल, यानी कि जो रेडिकल है उसमें से, मूलक आप समझ चुके हो। अनुलगन आपके पास कौन सा आएगा, क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह कौन से होंगे, जिनमें कार्बन नहीं होगा, तो यहाँ क्रियात्मक समूह से आएगा। और क्रियात्मक समूह सर कौन कौन से समूह होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये किसका है, एल्कोहल का, समझ चुके हो ना, ये सर थायो एल्कोहल, ये सल्फोनिक अम्ल, ये ईथर, यहाँ पर हेलाइड, यहाँ पर एमीन, ये 2 डिग्री एमीन। सर यहाँ आप बोल रहे थे ना कार्बन नहीं वाले पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कीटोन है, इसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, सल्फोनिक अम्ल, ईथर, हेलाइड, एमीन, 2 डिग्री एमीन, और यहाँ इस प्रकार याद रखना होगा। चलो सर इनके कुछ एग्जाम्पल, हाँ तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो इसमें नामकरण, ये रेडिकल है, रेडिकल का अर्थ क्या हुआ, 2 कार्बन, एथ लगेगा क्या, एल, तो इथाइल, इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल ही लिखना है, न कि ओल। यहाँ आप वो पद्धति पढ़ रहे हो, जैसा देखा वैसा नामकरण, जैसा देखा वैसा नामकरण। यहाँ देखो, यहाँ इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इथाइल, यानी कि एथिल एल्कोहल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ बात करते हैं तो यानी कि यहाँ एथिल, एथिल क्या हुआ, डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल, सॉरी डाईमेथिल ईथर, डाईमिथाइल ईथर हो गया। यहाँ सर ये CO कीटोन का लगता है, यानी कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ वैसे नामकरण किया जाता है। तो इसका स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों को कन्फ्यूजिंग है वो सब नाम आपको चाहे पद्धति कौन सी हो, इस चीज़ को याद कर लेना। अब यदि साधारण नाम में पूछा जाए तो यहाँ क्या हुआ, डाई एथिल कीटोन, क्या हो जाएगा, डाई
सॉरी यहाँ नामकरण क्या डाईमेथिल कीटोन हो जाएगा। यदि वैसे बात किया जाए तो वैसे इसका नामकरण एक ये भी होता है कि यहाँ 2 कार्बन का है ना चेन, तो देखो यहाँ एथिल मेथिल कीटोन भी बुकों में मिल जाएगा। वैसे क्या मिला, डाई मेथिल कीटोन भी मिल जाएगा। फिर यदि बात करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, एसीटोन, क्योंकि 2 कार्बन है, कीटोन लगता है तो एसीटोन, एसीटोन भी कहते हैं। और इन्हीं को ही क्या कहते हैं, यदि IUPAC में बात करें तो IUPAC में स्टूडेंट्स इसको कहते हैं प्रोपटूओन, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यदि आपको कोई नाम मिल रहा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर बच्चे एसीटोन को नहीं पहचान पाते हैं कि सर एसीटोन है क्या, और जो रिएक्शन होती है उसमें डायरेक्ट इस प्रकार दिया जाता है कि एसीटोन की अभिक्रिया जिंक अम्लगम की उपस्थिति में अपचेत करवाने पर क्या मिलेगा। तो आपको वैसे मैंने बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट सॉल्यूशन में, तो वहाँ से आपको क्या ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया होती है, एल्केन मिलते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ एथिल, यहाँ मेथिल एमीन, बस इस प्रकार नामकरण हो जाएगा इनका। तो इसमें स्टूडेंट्स आइसो व नियो का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में मानते हैं, जबकि डाई ट्राई को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं मानते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स सिस्टम सेकंड में यहाँ देखो अपने पास क्रियात्मक समूह में कार्बन होगा, उनके अकॉर्डिंग नामकरण करना है। तो यहाँ से देखो प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स कहाँ से आएंगे, रेडिकल से आएंगे, ठीक है। मूलक से सफिक्स कहाँ से आएंगे, यानी क्रियात्मक समूह से आएंगे, ठीक है ना। अब कौन से होंगे जिनमें कार्बन होता है, सर ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको ये देखो कि वे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड, ऑयल हैलाइड, एमाइड, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर इनका, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे IUPAC को तो फॉलो करते हैं, परंतु साधारण नाम में इनका अनुलग्न अलग तरीके से किया जाता है। इस क्रम को इसी प्रकार ध्यान रखना, यानी कि ओइक अम्ल, यहाँ इक, बात हो रही है इक की, यहाँ ओइक, यहाँ एक एनहाइड्राइड, यहाँ ऑयल हैलाइड, यहाँ इल हैलाइड, यहाँ एमाइड, यहाँ एमाइड सही है, यहाँ O8, यहाँ 8, यहाँ एल लगता है IUPAC में, यहाँ एल्डिहाइड का एल्डिहाइड लगता है, यहाँ साइनाइड लगता है, यहाँ O नाइट्राइल लगेगा। तो स्टूडेंट्स बच्चों को ये तो याद होता है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बस यहाँ तो गलती हो जाती है, यहाँ एक लगेगा, ठीक है ना। व्युत्पन्न नामी कार्बन के आधार पर यौगिकों के मूल शब्द। अब कार्बन को भी तो नाम देना होगा ना इस पत्ती में, ठीक है। यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बस इसी का ही रोल रहता है। एक कार्बन को इस पत्ती में क्या कहते हैं, फोरम, 2 को क्या कहते हैं, एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटायर, 5 को वेलर। परंतु बस आपको इतना ही याद करना है, लिख सकते हो प्रोपियो, यहाँ पर ब्यूटायर, 5 को वेलर। अब बात करते हैं यहाँ 2 को मत भूल जाना, फोम एसिड को, सर नहीं भूलेंगे। देखो एल्डिहाइड के केस, एल्डिहाइड का नामकरण करवाऊंगा, उसमें देखो केस में यदि 3 कार्बन की श्रृंखला है, एल्डिहाइड के केस में 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ देखो द्वितीय कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड हो, इसको क्या लिखो, डबल बॉन्ड हो, तो उस चीज़ का नामकरण करेंगे एक्राइल के आधार पर। बात करते हैं एल्डिहाइड का केस है और उसमें 4 कार्बन की श्रृंखला और उसमें द्वितीय कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड हो तो उसको नामकरण देते हैं प्रोटॉन के आधार पर, एक्राइल और क्रोटोन, एक्राइल क्रोटोन,
AK, ठीक है ना, एक्राइल क्रोटोन। बस यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला होगी, यहाँ 4 कार्बन की होगी, यहाँ 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। बस अब यहाँ देखो 2 कार्बन, 2 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एसिड। लगेगा क्या? एल्डिहाइड का एल्डिहाइड लगेगा, एल्डिहाइड लगेगा, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड। तो नामकरण क्या हुआ? एसिटेल्डिहाइड हो जाएगा ना। वैसे इसका क्या लगता है? एल लगता है। IUPAC में क्या लगता है? एल लगता है। और यहाँ 2 कार्बन, एथेन, एथेन प्लस एल क्या हुआ? एथेनेल। तो यहाँ बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, एथेनेल को ही एसिटेल्डिहाइड कहते हैं। बस स्टूडेंट को एथेनेल ध्यान होता है, एसिटेल्डिहाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ एल्डिहाइड का केस चल रहा है ना, 1 2 3, 2 काउंटिंग कहाँ से होगी स्टूडेंट्स? यहाँ से होगी। 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, नाम क्या बताया था? AK से याद करोगे एक्राइल। तो इसको क्या कहेंगे? इस ग्रुप को कह देंगे एक्राइल एल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे? इसका नामकरण हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्राइल एल्डिहाइड। अब बात करते हैं सर ये तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो तो इसको नाम देते हैं क्रोटोन, क्योंकि डबल बॉन्ड पर दूसरे नंबर कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस पूरे यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है ना? अब देखो सर यहाँ IUPAC में तो इसका क्या लगता था? ओइक। बात हो रही है अपनी व्युत्पन्न की, तो लगेगा क्या? इक। यानी 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एसिड, और लगा क्या? इक, तो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं 1 कार्बन सरफोम, लगा क्या? एल्डिहाइड का एल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। ये कहाँ कंफ्यूज करते हैं? ये जब केनिजारो अभिक्रिया होती है ना, उस टाइम इस प्रकार अभिक्रिया में नामकरण दे दिए जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसी का नामकरण जरूरी है सब कुछ सीखने से पहले। स्टूडेंट्स इसका नाम खुद बताएं। 1 कार्बन फॉर्म, इक लगेगा तो फॉर्मिक अम्ल। वैसे इसको क्या कहते हैं? मेथेनोइक, क्योंकि 1 कार्बन को मेथेन, ओइक लगता है तो मेथेनोइक। तो यहाँ लिख सकते हो ना फॉर्मिक अम्ल। वैसे इसको क्या कहेंगे? मेथेन, तो मेथेनोइक अम्ल, क्यों? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मेथेनोइक फॉर्मिक अम्ल। यहाँ इसका नाम खुद बताएंगे स्टूडेंट्स, खुद करना। और यदि लेक्चर पसंद आया है तो शेयर करना। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपनी IUPAC के साथ। और स्टूडेंट्स यदि आप इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और केमिस्ट्री ये क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। तो इसमें और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हो तो संस्थान के नंबर हैं 8032 19 660, ठीक है, इस पर कॉल कर सकते हो। और फिर रही बात, यदि आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप एग्री हब RSNR नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एग्रीकल्चर की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की ये क्लासें मिलती हैं, तो आप ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।